Hello and welcome dear student to our YouTube channel Ganit Vigyan Vidya. I am Sakshi, your mathematics tutor on this channel. Today we will discuss about class 9th chapter 1 number system exercise 1.2. Okay, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका इरेशनल नंबर्स। पहले इसको इरेशनल नंबर को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमने पीछे वाले जो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था ना, और सारे नंबर्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सब तरह के नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो आज हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स, इसका मतलब क्या है? इसके नाम से इसका पता लग रहा है कि इरेशनल, सॉरी यहाँ एल आएगा, इरेशनल का मतलब क्या है? जो नंबर रैशनल ना हो। तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स, है ना। अब रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या होंगे? नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा ना, नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें हम मेनली मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। इसके अंदर वो नंबर आते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं होते, हमें एकदम से जैसे देखते हैं हमें पता नहीं लगता कि ये नंबर कैसा है। जैसे हम नंबर लाइन पे 2 को रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, बट मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने आपको √2 दे दिया तो क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे? कहाँ है √2 बताओ मुझे। ऐसे ही √3 दे दिया तो क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे? नहीं कर सकते। मैंने √4 दे दिया तो आप क्या बोलोगे? √4 को क्या बोलोगे आप? 2 बोल सकते हो ना, क्योंकि √4 क्या होता है? √4 को तो हम वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको तो हम सॉल्व करके 2 लिख देंगे, क्योंकि जब भी हम सॉल्व करते हैं रूट के अंदर वैल्यू, इसको पेयरिंग में लिख सकते हैं। मान लो कि 4 है, 4 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 2 × 2, 2 1 जा 2, तो कितने कैसे लिख सकते हैं? तो 2 × 2। जब भी रूट के अंदर कोई टर्म होती है तो 2 पेयर्स भी बन जाती है जो टर्म, तो वो एक करके बाहर आ जाती है, ठीक है। तो रूट हट जाता है। मतलब ये मैं इतना समझती हूँ कि आपको ये आता होगा, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आपसे पूछा √5 है, तो क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो 8th क्लास में सीखा था वो क्या सीखा था? हमने या तो डिवीजन मेथड सीखा हुआ है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा हुआ है। किसको सॉल्व करने के लिए? रूट को सॉल्व करने के लिए। तो अब √2 है, अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? मान लेते हैं कि √2 है, तो हम एक डिवीजन मेथड अपनाते हैं। पहले तो हम निकालते हैं कि √2 होता कितना है। ऐसे करोगे ना, पेयर बना लोगे और ये एक पेयर ऐसे रहेगा, तो ये इसके स्क्वायर में जाता है। तो कैसे जाएगा? डिवीजन मेथड में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको 1 का स्क्वायर यहाँ राइट करना पड़ता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, तो स्क्वायर में 4 बड़ा हो जाता है। 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। इस तरह चलता रहेगा। तो हमने स्क्वायर वाली टर्म को इसके नीचे राइट करना है, क्योंकि पेयर में हमारे पास 2 ही बना हुआ है। तो ऐसे करेंगे 1 × 1 करेंगे तो 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया। ऊपर पेयर वाली टर्म को उठाना है और नीचे उतार देंगे, और इसका डबल करके यहाँ लिखना होता है। तो 1 का डबल कितना होगा? 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको हमने अगर यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल राइट कर देंगे। अब हमें यहाँ मैं एक बॉक्स या डब्बा बना देती हूँ, और इस बॉक्स में हम ऐसी सेम टर्म लिखेंगे कि मैं इसको लिखने के बाद यहाँ ले आऊँ और ये अच्छे से सोल्व हो जाए। तो हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 आ गया, 4 2 जा 8 और 9 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 4, और 9 में से 9 गया 0, तो अब फिर से 0 उतार लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 4 राइट किया, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। इस तरह कंटिन्यूटी में आप इसको करते रहेंगे। तो इस तरह आप √3 भी निकाल सकते हैं और √4 भी निकाल सकते हैं। √4 तो सॉरी 2 ही होता है। √3 निकाल सकते हैं, √5 निकाल सकते हैं, √7 निकाल सकते हैं। मतलब वो टर्म्स निकाल सकते हैं जो जल्दी सॉल्व नहीं होती, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करने के लिए फिर वही इसको डबल करके यहाँ लिखना होगा, तो 28 आ जाएगा ना। इसको डबल का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वही बॉक्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे टर्म्स लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से सोल्व करते रहेंगे। तो मैं आपको रैंडमली वैल्यू बता देती हूँ। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41। आपकी एनसीईआरटी में ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं गिवन है कि √2 की वैल्यू है, इतनी बड़ी सारी वैल्यू आती रहती है, ठीक है। 1.41 जैसे हमने यहाँ सोल्व किया था ना, ऐसे आप करते रहोगे, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये। इसका मतलब क्या है कि अब इतनी बड़े नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर लाइन पे, आज हमें यही सीखना है, ठीक है। तो इस तरह हम √3 को सॉल्व करेंगे तो भी उस तरह ही होएगा।
इसी तरह हम √3 को भी रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे और √5 को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब √2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पर। हम एक स्केल लेंगे और एक पेन की हेल्प से स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मेजरमेंट इसका 1 यूनिट ही रखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, 2, 3, 4। सिमिलरली इधर कर देंगे, मतलब हमें ओरिजिन से ही है मेन। तो नाउ हम क्या देखेंगे, नाउ हमें क्या दिखाना है, √2 बनाना है ना, √2 लिखना है हमें नंबर लाइन पे। तो अगर √2 को लिखना है तो आई थिंक आप पाइथागोरस तो जानते ही होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यही होता है ना। या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू कितना होता है, √p² प्लस b², ये आता है। तो हमें √2 को भी ऐसे लेके आना है कि √2 में एक हाइपोटेन्यूस बना लूँ कि हाइपोटेन्यूस मेरा क्या आ जाए, √2 आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ बेस मानना पड़ेगा और कुछ परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं कुछ बेस को 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ले लेती हूँ और बेस और परपेंडिकुलर भी और बेस भी दोनों ही 1 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा देख लेते हैं हम। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं रूट यहाँ ले आऊँ तो p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा √2, ठीक है। आई थिंक ये तो आपको समझ आ ही रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये प्रोसीजर अपनाएंगे यहाँ पर, बट ये ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम ओरिजिन से बनाएंगे इसको, और क्योंकि मैंने 1 यूनिट ही ली है तो आप भी 1 यूनिट ही लोगे यहाँ पे, ठीक है। 0 से 1 पर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा ना। सिमिलरली इसके ऊपर आप 0, ये जो परपेंडिकुलर आप बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट ही होना चाहिए। बना दिया आपने। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। क्यों ज्वाइन करोगे, ताकि आप एक ट्राइंगल बना सको, कैसी, राइट एंगल ट्राइंगल बना सको। क्योंकि ये 1 यूनिट है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा ना, आ जाएगा √2। अब हमने इस √2 की प्रोजेक्शन दिखानी है। प्रोजेक्शन कहाँ दिखानी है, इस लाइन पे दिखानी है। तो कैसे दिखाएंगे, हम O को तो सेंटर मान लेंगे, मैं इसको नाम दे देती हूँ एक बार। ये मान लो ये ट्राइंगल हमारे पास बन गई ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे, हम B को तो सेंटर मान लेंगे और AB को हम क्या मान लेंगे, रेडियस मान लेंगे, ठीक है। और इसकी रेडियस मान के प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे इस नंबर लाइन पर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, शैडो, मतलब इसकी शैडो डालेंगे। तो मैंने पहले से इसके अंदर कंपास के अंदर डाला हुआ है, मैं इसको प्रोजेक्ट कर देती हूँ। आ गया ये वाला पॉइंट यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट आया आपका, ये वाला पॉइंट इस नंबर लाइन पे, इसको हम क्या बोलेंगे, √2। ये आपकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। और आपको इसको और क्लैरिफाई करना है, तो क्योंकि हमने जाना था ना कि √2 क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लेते हैं हम इसकी। अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, 1.41 के। तो आप देख सकते हो कि 1 से थोड़ा सा इधर है और 1.5 से थोड़ा इधर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई है और इस तरह से हम इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दें। और अपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास सभी तरह की नोटिफिकेशन आती रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।